हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ माय बॉस इज गॉडेस मांगा का चैप्टर 11। चैप्टर के स्टार्टिंग में सिन्नू सोकर उठता है और सबसे पहले अपना फोन उठाकर गॉडेस यानी कि फूशाओ को मैसेज करता है गुड मॉर्निंग। और सिन्नू खुशी से अपने मन में कहता है आज छुट्टी है, यानी कि आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ। आज मैं गॉडेस को फिर से बाहर लेकर जाना चाहता हूँ और उसके लिए खाना खरीदना चाहता हूँ, पर क्या ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? और आज क्या गॉडेस भी फ्री होगी? तभी गॉडेस यानी कि फूशाओ का मैसेज आ जाता है गुड मॉर्निंग और साथ में एक प्यारा सा इमोजी भी। ये देखकर रिन्मू काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है मेरी गॉडेस ने मुझे रिप्लाई किया। ये मेरा पहली बार है कि मैं अपनी गॉडेस के साथ ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट दे देना चाहिए ताकि मैं इस दिन को याद रख सकूं। रिन्मू खुश हो ही रहा था, पर तभी फूशाओ बॉस बनकर रिन्मू को मैसेज करता है कि जल्दी ऑफिस में आ जाओ, आज ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। यह मैसेज पढ़कर रिन्मू को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है। रिन्मू अपने मन में कहता है जब भी मैं अपने गॉडेस के साथ बात कर रहा होता हूँ ये तभी हमारे बीच में आ जाता है। इस बार मुझे इसे अच्छा सा रिप्लाई देना होगा। और रिन्मू मैसेज करता है सॉरी, ओवर टाइम काम करना आज पॉसिबल नहीं है। फूशा लिखता है तुम हॉलिडे पर काम करोगे तो तुम्हें ट्रिप पर पैसे मिलेंगे। ये सुनकर रिन्मू कहता है ओके डॉक्टर फू, मैं आ जाता हूँ। हाँ, रिन्मू अपने मन में कहता है ये बस ओवर टाइम काम ही है, मैं से बस स्नैक्स के पैसों के लिए कर रहा हूँ। रिन्मू जैसे ही अपने ऑफिस का गेट खोलता है वो देखता है कि पूरा ऑफिस रूम खाली है। ये देखकर रिन्मू हैरान हो जाता है और रिन्मू फूशाओ के ऑफिस में जाता है। फूशाओ कहता है ओ तुम आ गए? रिन्मू कहता है डॉक्टर फू, यहाँ पर बस मैं ही क्यों हूँ? फूशाओ कहता है कुछ चीज़ों को अभी भी देखना पड़ा हुआ है, मेरी हेल्प को सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करने में। रिन्मू गुस्से से अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और अपने मन में गुस्से से कहता है मुझे फिर से बुली किया जा रहा है। और रिन्मू फूशाओ और गॉडेस के बारे में सोचते हुए कहता है पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉडेस और डॉक्टर फू की जो आंखें हैं वो बिल्कुल सेम है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस मेरी इमेजिनेशन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो दोनों काम कर ही रहे थे, पर तभी रिन्मू के पेट से गुड़ की आवाज आती है, जिस वजह से फूशाओ रिन्मू की ओर देखने लग जाता है। रिन्मू काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। रिन्मू अपने मन में कहता है ये मेरा पेट कैसे अभी ही आवाज कर लेती। फूशाओ कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? फूशाओ खड़ा होता है और कहता है काम लगभग खत्म हो ही चुका है, आखिर तुम क्या खाना चाहते हो? ये सुनकर रिन्मू काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है क्या डॉक्टर फू आज मेरे लिए खाना खरीदना चाहते हैं? और रिन्मू कहता है मुझे कुछ भी चल जाएगा। फूशाओ अपना कोट पहनते हुए कहता है तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या खाना है। रिन्मू अपने मन में कहता है अब डॉक्टर फू ने यह बात अपने आप ही कही है, अब मेरे पास काफ़ी अच्छा मौका है, मैं डॉक्टर फू के पैसों से काफ़ी महंगा खाना खरीद कर खा सकता हूँ। रिन्मू कहता है तो क्यों ना हम जो पास में एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट खुला है वहाँ पर चले, मैंने सुना है कि। तभी फूशाओ चाटू है कहता है चलो मैं घर पर चलते हैं, मुझे घर का बना हुआ खाना ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर रिन्मू को गुस्सा आता है और रिन्मू गुस्से से अपने मन में कहता है क्या इसने अभी अभी ही मुझे धोखा दिया?
हाँ रिन्मू अपना मन मारकर कह देता है ठीक है। जब रिन्मू फूशाओ के घर जाता है वो घर देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। रिन्मू अपने मन में कहता है ये डेविड फूशाओ क्या इतना ज्यादा अमीर है कि ये एक मैंशन में रहता है। फूशाओ कहता है वो सारा सामान तुम किचन में रख दो। रिन्मू वो सारा सामान किचन में रख देता है और उस सामान को देखते हुए कहता है क्या हम दोनों इस पूरे खाने को खत्म कर भी पाएंगे? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? और रिन्मू याद करता है कि जब वो दोनों सुपरमार्केट शॉपिंग करने के लिए गए थे तब फूशाओ एक बच्चे की तरह ट्रॉली में सब चीजें डाले ही जा रहा था। ये देखकर रिन्मू अपने मन में कहता है क्या ये सब चीजें फ्री है? तभी रिन्मू नोटिस करता है कि खाने का सामान किचन में पड़ा हुआ है और फूशाओ आराम से सोफे पर बैठा हुआ है। यह नोटिस कर रिन्मू अपने मन में कहता है एक सेकंड, आखिर मुझे इतनी बुरी फीलिंग्स आखिर क्यों आ रही हैं? रिन्मू फूशाओ के पास जाता है और कहता है आप क्या बनाना चाहते हैं? क्या मैं आपकी हेल्प करूं डिरेक्टर फू? फूशाओ बड़े ही टोर के साथ कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये सुनकर रिन्मू की बॉडी बंद हो जाती है और रिन्मू को काफी ज्यादा ही फूशाओ पर गुस्सा आ रहा था। रिन्मू अपने मन में फूशाओ के पेट में जोर जोर से मुक्के मार रहा था और उसे कह रहा था अपने मन में अगर तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं है तो आखिर तुम क्यों मुझे अपने घर पर रह के आए हो? क्या तुम पागल हो? मैं बॉस सच में आज मैं बस हॉलिडे पर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आ गया। वैसे देखा जाए तो मैंने बस आधा दिन ही काम किया है। चलो मैं इसके लिए ये कर देता हूँ और मैं से बाकी आधे दिन का काम समझ लूँगा। हाँ रिन्मू फेक स्माइल करते हुए कहता है तो फिर मैं बना देता हूँ। यह सुनकर फूशाओ झट से कहता है ओके। ये सुनकर रिन्मू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। रिन्मू अपने मन में कहता है मुझे फिर से इसे मुक्के मारने का दिल कर रहा है, अब मैं क्या करूं? टैक्सी में रिन्मू खाना बना रहा था और रिन्मू गुस्से से अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि मेरा बॉस मुझे एक खाने की बहुत बड़ी ट्रीट देगा पर मैं उसके घर में आकर खाना बना रहा हूँ। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं अपने हाथों से पहली बार अपने बॉस के लिए खाना बनाऊंगा। और यहीं पर हमारा चैप्टर 11 एंड होता है और चैप्टर 12 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 12 के स्टार्टिंग में रिन्मू का खाना सारा बनकर तैयार हो गया था। रिन्मू टेबल पर बैठते हुए अपने मन में कहता है शुक्र है अब मेरा सारा काम खत्म हो गया। मैंने पहली बार अपना खाना डिरेक्टर फू के लिए बनाया। मुझे इस बार का सच में बहुत बड़ा दुख है। काश मैं अपने हाथ का बना हुआ खाना पहली बार कोडस के लिए बनाता और वो अपने हाथों से मुझे मेरे हाथ का बना हुआ खाना खिलाती। मेरी गॉडेस कितनी ज्यादा अच्छी है। और रिन्मू ये सब कुछ इमेजिन भी कर रहा था पर रिन्मू फूशाओ की ओर देखता है वो कहता है अपने मन में पर हसीयत में ये सब मेरी मेहनत बेकार ही गई है क्योंकि फूशाओ रिन्मू के खाने की काफी ज्यादा बुराई कर रहा था। फूशाओ कह रहा था इसमें धनिया क्यों है, मैं इसे नहीं काटा, ये अच्छे से कटा नहीं हुआ है, क्या ये खाने लायक है भी? यह सब सुनकर रिन्मू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर फूशाओ उस खाने को खा लेता है। जैसे ही फूशाओ एक बाइट लेता है वो पूरा चौंक जाता है और तेजी के साथ पूरा खाना चट करने लगता है। ये देखकर रिन्मू चौंक जाता है और अपने मन में कहता है लगता है कि सच में इसे कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी। एक डिश तो खत्म होने ही वाली थी। ये देखकर रिन्मू कहता है हे कुछ मेरे भी छोड़ दो। फूशाओ
एक और डिश उठाने लगता है। एक लास्ट पीस ड्रमस्टिक का पड़ा हुआ था और रिमू फटाफट उस ड्रमस्टिक को उठाकर खा लेता है। रिमू वो ड्रमस्टिक खाकर अपने मन में कहता है, वाओ, मेरी कुकिंग स्किल्स सच में कमाल की है। मेरे हाथ के बने हुए खाने की स्मेल सुनकर कोई भी अपनी रात टपकाने को रोक पाएगा ही नहीं। तभी फूशा कहता है, हे, मेरी ड्रमस्टिक वो कहाँ पर गई? यह सुनकर रिमू कहता है, हाँ, ड्रमस्टिक? कौन सी ड्रमस्टिक? मुझे नहीं पता, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनकर फूशा एक पल के लिए रिमू की ओर देखता है और कहता है, यहाँ आओ। रिमू के चेहरे पर खाना लगा हुआ था। रिमू आगे जाते हुए कहता है, क्यों? फूशा खड़ा होता है और रिमू के चेहरे से वो खाना साफ करता है और रिमू को दिखाते हुए कहता है, ये क्या है? ये देखकर रिमू चौंक जाता है और कहता है, मैं बाद में तुम्हारे और ज्यादा ये बना दूंगा, ठीक है? फूशा उससे काफी अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे कि किसी बच्चे से उसकी चॉकलेट छीन ली हो। ये देखकर रिमू अपने मन में कहता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? एक सेकंड, यह सारा खाना तो मैंने ही बनाया है, आखिर क्यों मुझे इसके लिए सॉरी फील हो रही है? क्या मैं अपने हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा सकता? रिमू अपना फोन उठाकर गॉडेस की चैट करता है और अपने मन में कहता है, मुझे मेरा मूड ठीक करना होगा अब। हाँ, रिमू लगातार गॉडेस को मैसेज करने लग जाता है, जिस वजह से फूशा का फोन बार बार डिंग 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 कर रहा था। इस वजह से फूशा काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है। फूशा का फोन कुछ ज्यादा ही डिंग डिंग कर रहा था, इसलिए रिमू फूशा की ओर देखता है हैरानी से। फूशा अपना फोन साइलेंट पर करता है और कहता है, ये बस स्पैम मैसेजेस हैं। रिमू अपने मन में कहता है, क्या अमीर लोग भी स्पैम मैसेजेस से बच नहीं पाते? हाँ, रिमू अपने फोन की ओर देखता है और उदासी से कहता है, मेरी गॉडेस ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, क्या वो अभी बिजी होगी? और फूशा रिमू के मैसेजेस पढ़ता है और फूशा को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। रिमू फूशा से ही उसकी कंप्लेंट करते हुए कह रहा था। रिमू गॉडेस से फूशा की कंप्लेंट करते हुए कह रहा था, मेरे बॉस ने आज एकदम ही मुझे ऑफिस में बुला लिया। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें फिर से इनवाइट करूं खाने के लिए, पर उसने मुझे कहा कि ऑफिस में ओवर टाइम आज काम करना पड़ेगा। मैं इस वक्त उसके घर पर बैठा उसके लिए खाना बना रहा हूँ। मैंने उसके साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे बेच देगा। ये सब पढ़कर फूशा को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। फूशा अपने मन में कहता है, ये रिमू मेरी पीठ पीछे मेरी इस तरीके से बुराई करता है, मुझे लगता है कि इसे सजा देने की सख्त जरूरत है। हाँ, फूशा गुस्से से रिमू को कहता है, तुम प्लेट्स यहीं पर छोड़ सकते हो, बाद में मेड आकर इन सब चीज़ों को साफ कर देगी। रिमू कहता है, ओह ठीक है, क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? और नेक्स्ट में रिमू वॉशरूम ढूंढ रहा था और रिमू अपने मन में कहता है, ये क्या इतने सारे कमरे, क्या ये कमरा होगा? हाँ, रिमू एक कमरे में चला जाता है, पर उस कमरे में सारे के सारे लड़कियों के कपड़े पड़े हुए थे। हाँ, रिमू लड़कियों के कपड़ों को देखते हुए कहता है, ओह मुझे याद आया, लास्ट टाइम जब मैं उस कैफे में था तब मैंने डॉक्टर फू को लड़कियों वाले कपड़ों में देखा था। मैं तो भूल ही गया था उस बारे में। ये कपड़े सच में काफी ज्यादा ही अच्छे हैं, पर आखिर डॉक्टर फू लड़कियों के कपड़े तो पहन लेते हैं,
पर आखिर वो अपनी चेस्ट का क्या करते होंगे। हर दिन वो शाव को लड़की और चेस्ट के साथ मैचिंग करता है। शेर ख्याल आते ही रिमू फटाफट शेर ख्याल अपने दिमाग से हटाता है। रिमू ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वो शाव एकदम से उसके पीछे आता है और कहता है, क्या तुम इन सब ड्रेसेस को ट्राई करना चाहते हो। रिमू वो शाव को एकदम से उसके पीछे देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है और रिमू की तो चीख ही निकल जाती है। वो शाव काफी डेविल स्माइल के साथ रिमू की ओर देख रहा था। ये देखकर रिमू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और यहीं पर वह चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 13 की स्टार्टिंग में रिमू एक कमरे में था और उसके हाथ में लटके हुए कपड़े और एक विग थी। रिमू अपने मन में कहता है, मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। मैं अभी भी ये सब करने से मना कर सकता हूँ। अभी ज़्यादा देरी नहीं हुई है मना करने के लिए। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। वो शाओ हंसते हुए कहता है, तुम इसे ट्राई करना चाहते हो ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस ड्रेस को पहनना चाहते हो और तुम मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही है। ये काफी ज्यादा ही कर्ट बात है। तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो। रिमू हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है डायरेक्टर फू। और रिमू अपने मन में कहता है, क्या मैंने आज डायरेक्टर फू को किसी तरीके से गुस्सा दिला दिया है। वो एकदम से मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो शाह रिमू को देखते हुए और अपने चिन पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लगता है कि तुम पर ये लड़कियों वाले कपड़े काफी ज्यादा ही अच्छे लगेंगे। ये सुनकर रिमू शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या सच में। वो शाह काफी डरावने तरीके से रिमू को कहता है, ये सब कपड़े मैंने डिजाइन किए हैं, क्या तुम इन्हें पहनकर नहीं देखोगे। रिमू फूशाओ से काफी ज्यादा ही डर जाता है और रिमू कहता है, मैंने ट्राई करूंगा फिर। और प्याजेट में रिमू उन कपड़ों को देखते हुए अपने मन में कहता है, पर फिर भी मैं उसे मना नहीं कर पा रहा हूँ अब। तभी वहां से फूशाओ की आवाज आती है। फूशाओ गुस्से से कहता है, अब तुम इससे पीछे हटने के बारे में नहीं सोच रहे हो ना। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी इसे पहनकर बाहर आओ। रिमू फूशाओ की आवाज सुनकर डर जाता है और रोते हुए अपने मन में कहता है, वो मुझे धोखा देना चाहता था। इसे वो मेरे साथ पहले इतना ज्यादा अच्छा था, पर अब ये मेरे साथ कैसा हो गया है। और रिमू लड़के वाले कपड़े पहनकर शर्माते हुए बाहर आता है। रिमू लड़के वाले कपड़ों में काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। रिमू कहता है, क्या मैं इसमें अजीब दिख रहा हूँ। रिमू को लड़के वाले कपड़ों में देखकर वो शाओ रिमू में ही खो जाता है वो कुछ भी नहीं कहता। रिमू कहता है, क्या मैं सच में इन कपड़ों में काफी ज्यादा ही अजीब दिख रहा हूँ। पर फूशाओ कुछ नहीं कहता। रिमू फूशाओ के आगे अपना हाथ लाता है और कहता है, डायरेक्टर फू क्या हो गया। फूशाओ अपना चेहरा टूसियों कहकर अपने मन में कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये रिमू है। ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। फूशाओ का ये रिएक्शन देखकर रिमू कहता है, देखो अब तुमने मुझे धोखे से ये ड्रेसेस बना दी है और मैं इसमें काफी ज्यादा ही अजीब दिख रहा हूँ। अब मैं इसे चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। और रिमू जाने लगता है, पर फूशाओ रिमू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे पास काफी ज्यादा ही लड़कियों वाले कपड़े पड़े हैं, क्या तुम उन सभी को ट्राई करना चाहते हो। ये सुनकर रिमू चौंक जाता है और रिमू काफी हैरानी से फूशाओ की ओर देख रहा था। और रिमू अपने मन में कहता है,
लगता है कि डॉक्टर फू कुछ ज्यादा ही लड़कियों वाले कपड़ों के दीवाने हो चुके हैं। पर वो ये सब कुछ छुपाते क्यों हैं? और इनमू कहता है, डॉक्टर फू आप ये कपड़े असल में क्यों पहनते हैं? वो शाओ कुछ सोचता है और कहता है, तुम पूछ रहे हो कि मैं ये कपड़े क्यों पहनता हूँ? इनमू फू शाओ की ओर ही देख रहा था और कहता है, हाँ। फू शाओ स्टाइल मारते हुए कहता है, लोग जिन चीजों से नफरत करते हैं पर वो बाद में वैसे ही बन जाते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मैं इन कपड़ों में काफी ज्यादा ही मैच्योर लगूंगा, तो मैंने बस ऐसे ही तो मैंने पहन लिए। यह सुनकर रिनमू अपने मन में कहता है, तो जाने कि ये कपड़े बस ऐसे ही पहनता है। पर इसकी ये बकवास सुनकर मुझे आखिर क्यों कोडस की याद आ रही है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी थी और रिनमू अपने घर वापस जाते हुए अपने मन में कहता है, हाँ मुझे नहीं पता आखिर क्या डॉक्टर फू के दिमाग के साथ क्या गड़बड़ है। उसने 10 बार से भी ज्यादा मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनाए। पर क्या सच में मैं उन छोटी ड्रेसेस में अच्छा दिख रहा था? नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। रिनमू अपने होश में आओ। और रिनमू अपने आप के थप्पड़ मारता है। तभी रिनमू के फोन पर गॉडेस का मैसेज आता है। गॉडेस लिखती है, ओ तुम्हारे साथ काफी ज्यादा ही गर्द हुआ, पर तुम्हें काफी ज्यादा ही हार्ड वर्क करना है, अपना तुम बेस्ट करना, ठीक है। गॉडेस का मैसेज देखकर रिनमू हो जाता है खुश और अपने मन में कहता है, मेरी गॉडेस ने मुझे रिप्लाई किया। गॉडेस रिनमू को इमोजी सेंड करती है और कहती है, असल में मेरा कल रात एक फैशन शो है, क्या तुम वहां पर आना चाहोगे थोड़ा सा रिएक्ट करने के लिए? रिनमू खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या सच में मैं भी गॉडेस को फिर से देख पाऊंगा? और रिनमू गॉडेस को मैसेज करता है, क्या सच में? प्लीज मुझे एड्रेस बता देना, मैं पक्का वहां पर आऊंगा। गॉडेस मैसेज करती है, ठीक है तो मैं तुम्हें एड्रेस और इनविटेशन सेंड कर दूंगी। वो फैशन शो क्योंकि आम लोगों के लिए नहीं है, वहाँ पर बस बड़े लोग ही आ सकते हैं, तुम वहाँ पर बिना इनविटेशन के नहीं जा सकते। ये पढ़कर इनको याद करता है कि वो शाओ के ऑफिस में और उसके घर पर काफी ज्यादा ही गॉडेस की मैगजीन्स पड़ी हुई थी। ये याद कर इनमू अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि डॉक्टर फू भी गॉडेस के काफी बड़े ही फैन हैं, मुझे उसके लिए भी एक इनविटेशन मांग लेना चाहिए। और इनमू फू शाओ के लिए भी इनविटेशन मांग लेता है। इनमू का ये मैसेज देखकर फू शाओ कहता है, क्या ये 2 इनविटेशन मांग रहा है? ये आखिर किसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है? क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है? और उषा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में रिनमू ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था और रिनमू ने गॉडेस के लिए बुके और गिफ्ट्स तैयार कर लिए थे उसे देने के लिए। उषा वहाँ पर आता है और एक गिफ्ट उठाकर कहता है, आखिर तुम ये सब चीजें यहाँ पर क्यों लेके आए हो? मुझे लगा नहीं था कि तुम ये सब चीजें को पसंद करते हो। रिनमू खड़ा होता है और कहता है, डॉक्टर फू ध्यान से, वो गिफ्ट मुझे किसी को देने हैं, तो प्लीज उसे ध्यान से पकड़ना। वो शाओ कहता है, तुम ये गिफ्ट आखिर किसे देना चाहते हो? रिनमू काफी खुशी से कहता है, मेरी गॉडेस को, मैं आज उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर वो शाओ खुशी से अपने मन में कहता है, ओ जाने की इसने मेरे लिए गिफ्ट भी तैयार कर लिए हैं। और यहीं पर हमारा चैप्टर 13 एंड होता है और चैप्टर 14 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 14 की स्टार्टिंग में रिनमू फू शाओ को वही इनविटेशन कार्ड दिखाता है। फू शाओ वो इनविटेशन कार्ड देखकर कहता है,
क्या तुम अपने साथ मुझे फैशन शो में लेकर जाना चाहते हो? रीमू काफी प्राउडली कहता है। हाँ, क्या तुम भी गॉडेस को पसंद नहीं करते हो? मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए से ये इनविटेशन मांगा है। और रीमू फूशा को कूनी मारते हुए कहता है, बताओ बताओ, तुम भी वहाँ पर चलोगे ना अब? फूशा अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इसने मेरे लिए ही दूसरा इनविटेशन मांगा है। और फूशा काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। और रीमू काफी ज्यादा खुशी से कह रहा था, अगर गॉडेस मेरी फ्रेंड नहीं होती तो मुझे ये इनविटेशन आसानी से नहीं मिलता। ये सुनकर फूशा अपने मन में कहता है, ओ जाने की ये इनविटेशन लेना इसके लिए इतना ज्यादा मुश्किल था? फूशा कहता है, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, पर मैं नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर रीमू चौंक जाता है। वो कहता है, क्या तुम्हें अभी भी काम करना है? फूशाओ कहता है, हाँ। वो फूशाओ अपने मन में कहता है, अगर मैं इसके साथ गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं ही शाओ शाओ यानी कि गॉडेस हूँ। इससे काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। रीमू उदास हो जाता है। वो कहता है, तो फिर ठीक है। रीमू को ऐसे उदास देखकर फूशाओ चौंक जाता है और खुशी से अपने मन में कहता है, ये क्या सच में इतना ज्यादा निराश हो गया है क्योंकि बस मैं नहीं चाह रहा? तभी रिन्मू कहता है, आप टेंशन मत लो। फूशाओ रिन्मू क्यों देखता है। रिन्मू काफी जोश के साथ कहता है, आप बुरा मत मानिए, मैं आपके लिए गॉडेस का ऑटोग्राफ लेकर आऊंगा। फूशाओ ये सुनकर अपने मन में कहता है, क्या सीरियसली? और फूशाओ कहता है, ओ फिर तो मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में रेनू उस फैशन शो में चला गया था, पर वो गुम हो गया था। और रेनू रास्ता ढूंढते हुए अपने मन में कहता है, मैं तो अंदर भीड़ के साथ ही आया था, पर एकदम से सब लोग आखिर गायब कहाँ पर हो गए? आखिर वो फैशन शो कहाँ पर होने वाला है? और रेनू वहाँ पर चल जाता है जहाँ पर विजिटर का आना मना था। तभी रिन्मू वहाँ पर फूशाओ को देखता है और रिन्मू चौंक कर अपने मन में कहता है, क्या डॉक्टर फू? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे? रिन्मू फूशाओ के पीछे भागते हुए अपने मन में कहता है, लगता है कि वो अपने आप को नहीं रोक पाए, वो अभी गॉडेस को मिलना चाहते हैं। फूशाओ ड्रेसिंग रूम में जाने ही वाला था, पर रिन्मू कहता है, डॉक्टर फू। फूशाओ रुकता है और पीछे मुड़कर रिन्मू को देखकर चौंक जाता है। रिन्मू हंसते कहता है, डॉक्टर फू, आखिर आपने बताया क्यों नहीं कि आप भी यहाँ पर आ रहे हैं? डॉक्टर फू, क्या आपको पता है कि वो फैशन शो कहाँ पर होने वाला है? मैं रास्ता भूल गया। और रिन्मू फूशाओ का हाथ पकड़ता है, उसे खींच कर लेके जाते हुए कहता है, डॉक्टर फू जल्दी चलिए, फैशन शो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। फूशाओ कह रहा था, रिन्मू रुको, पहले मेरी बात सुनो। पर रिन्मू काफी ज्यादा ही खुश था, वो तो फूशाओ की बात सुन ही नहीं रहा था। फूशाओ रिन्मू से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, तुम जरा रुको। रिन्मू फूशाओ को देखता है और कहता है, क्या हो गया डॉक्टर फू? फूशाओ रिएक्शन दिखाते हुए कहता है, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, हमें इधर जाना है। टैक्सी में वो दोनों वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पर वो फैशन शो होना था। रिन्मू फूशाओ को सीट दिखाते हुए कहता है, डॉक्टर फू जल्दी यहाँ पर आ जाइए। फूशाओ वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। रिन्मू कहता है, डॉक्टर फू ये सीट स्टेज से कितनी ज्यादा करीब है, हम अच्छे से गॉडेस को देख पाएंगे। अगर आप आज यहाँ पर नहीं आते तो आप ये सब कुछ मिस कर देते। पर फूशाओ की बर्थडे बंद थी, तो फूशाओ अपने मन में कह रहा था, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठा हूँ तो गॉडेस स्टेज पर कैसे आएगी? तभी फैशन शो स्टार्ट हो जाता है। स्टेज पर गॉडेस के बजाय
और लड़कियां आ रही थी। वो पीछे बैक स्टेज पर सब लोग काफी ज्यादा ही परेशान थे क्योंकि शाओ शाओ यानी कि गॉडेस वो गायब थी। सब लोग उसे भागते हुए ढूंढ रहे थे और वहाँ का डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है आखिर शाओ शाओ कहाँ पे है, जल्दी शाओ शाओ को ढूंढो। तभी डायरेक्टर को कोई बताता है डायरेक्टर शाओ शाओ फोन नहीं उठा रही है। ये सुनकर डायरेक्टर हो जाता है बेहोश कर। एक लड़का कहता है ओ नो डायरेक्टर बेहोश हो गए हैं क्योंकि वो ये सब कुछ झेल नहीं पा रहे हैं। जल्दी हमें शाओ शाओ को ढूंढना होगा, जल्दी करो। और यहीं पर वहाँ चैप्टर 14 भी एंड हो जाता है। 15 की स्टार्टिंग में वो शाओ को काफी ज्यादा ही उन लोगों का फोन आ रहा था और फूशाओ अपने मन में कहता है पक्का वो सब बैक स्टेज पर काफी ज्यादा ही परेशान होंगे। रिनमू कहता है डायरेक्टर फू आखिर आपको किसका फोन आ रहा है, आपको ये फोन मेरे ख्याल से उठा लेना चाहिए। फूशाओ खड़ा होता है और कहता है मैं ये फोन सुनकर आता हूँ। रिनमू कहता है डायरेक्टर फू जल्दी आना, गॉडेस शाओ जल्दी ही आती होगी, ठीक है। पर फूशाओ भागते हुए वहां से चले जाता है। रिनमू उसे देखते हुए अपने मन में कहता है लगता है कि वो फोन काफी ज्यादा ही उसके लिए जरूरी है। रिनमू इधर उधर देखकर फूशाओ को ढूंढ रहा था और अपने मन में कहता है अरे नहीं डायरेक्टर फू अभी तक आए क्यों नहीं है। तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती है। रिनमू इससे चौंक जाता है और तभी गॉडेस आ जाती है और सारी लाइट्स उस पर फोकस होती है। वो शव काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। सब लोगों की निगाहें बस गॉडेस के ऊपर ही थी और रिनमू भी गॉडेस की ओर ही देखे जा रहा था। वो शव देखता है कि रिनमू उसे काफी खुशी के साथ देख रहा है। ये देखकर वो शव रिनमू को स्माइल करता है। ये देखकर रिनमू का दिल बाहर ही निकल आता है। रिनमू शर्म से अपना चेहरा ढक लेता है और अपने मन में कहता है मेरी गॉडेस ने मेरी स्माइल की। तभी एक लड़का रिनमू के पास आकर बैठ जाता है पर रिनमू की आंखें गॉडेस से हट ही नहीं रही थी। वो लड़का कहता है वो सच में काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल है ना। इस वजह से रिनमू का ध्यान उस लड़के की ओर जाता है और अपने मन में कहता है क्या इसने अभी मेरे साथ बात की। और वो उस लड़के को कहता है हाँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है लगता है कि तुम शाओ शाओ को सच में बहुत ज्यादा ही पसंद करते हो। क्या तुम उसके लिए ही यहाँ पर आए हो, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। ये सुनकर रिनमू चौंक जाता है और अपने मन में कहता है लगता है कि ये भी गॉडेस का बहुत बड़ा फैन है और खुशी के साथ कहता है मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ पर वो फोन सुनने के लिए बाहर गया है। क्या तुम भी गॉडेस को पसंद करते हो। वो लड़का रिनमू को तुम्हारी पास करता है। वो शाओ रैम्बो कह ही रहा था पर तभी उसकी नजर रिनमू पर पड़ती है। रिनमू उस लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। ये देखकर वो शाओ चौंक जाता है और उस लड़के को देखकर अपने मन में गुस्से से कहता है आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो फैशन शो एंड हो जाता है और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उषा अपने कपड़े चेंज कर ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है। वो देखता है कि रिनमू वहाँ पर अकेला ही खड़ा हुआ है। उषा बाहर जाकर रिनमू के पास भागते भागते जाता है और उसे पकड़ कर कहता है आखिर वो कहाँ पर है। ये सुनकर रिनमू कहता है डॉक्टर फू आप किसकी बात कर रहे हैं। फूशा इधर उधर देखकर अपने मन में कहता है क्या वो यहाँ से चले गया है। और फूशाओ कहता है नहीं कुछ भी नहीं। रिनमू अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। रिनमू कहता है ओ हाँ आप फोन पर काफी देर से बात कर रहे थे और शो वो एंड भी हो गया। यह सुनकर फूशा चौंकता है और कहता है ओ
क्योंकि वो फोन काफी ज्यादा ही जरूरी था। रिन्मू कहता है आपने गॉडेस शाओ की ये एंट्री नहीं देखी, ये कितनी बुरी बात है। और रिन्मू गॉडेस के बारे में याद करके काफी प्रयास करते हुए कहता है आपको पता है जब गॉडेस शाओ की एंट्री हुई थी तब पूरा माहौल ही शो का चेंज हो गया था। सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। वो सच में बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। ये सुनकर वो शाबाश हो जाता है। आगे चलते हुए कहता है तो फिर ठीक है, मैं उसकी अगली बार एंट्री देख लूंगा। चलो अब चलते हैं। रिमू वो शाओ के पीछे चलते हुए कहता है पर मैंने अभी गॉडेस शाओ को अपने गिफ्ट और फ्लावर बुके नहीं दिया है। मैंने उसे वीचैट पर मैसेज भी किया था पर उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। वो शो कहता है वो काफी ज्यादा बिजी है, अभी उसका शो एंड हुआ है, उसके पास काफी ज्यादा भीड़ लगी होगी। तो मुझे ये गिफ्ट दे दो, मैं उसे दे दूंगा जब मैं उसे कंपनी में मिलूंगा। अब चलो। रिम्बो कहता है ओ तो फिर ठीक है। उन दोनों को वही लड़का देख रहा था और वो लड़का वो शाओ का नाम लेता है। और यहीं पर मैं चैप्टर 15 एंड होता है और चैप्टर 16 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 16 की स्टार्टिंग में एक लड़का उस लड़के के पास आता है और कहता है बॉस। वो लड़का कहता है क्या तुमने शाओ शाओ को देखा, वो कहाँ पे है। वो लड़का कहता है असल में वो एकदम से ही गायब हो गई, हम उसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा है। वो लड़का उस लड़के की ओर गुस्से से देखता है। उसका फ्रेंड काफी ज्यादा ही डर जाता है। वो लड़का आगे बढ़ता है और कहता है उसका पीछा करना जारी रखो, हमें किसी भी तरीके से उसे अपनी कंपनी में लेकर आना होगा। वो इस वक्त रियन कंपनी में है, ये हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका फ्रेंड कहता है ठीक है मैं समझ गया। वो लड़का एक फोटो निकालता है और उस फोटो को देखकर स्माइल करता है और वो लड़का उस फोटो को अपने फ्रेंड को दे देता है। वो फोटो रिन्मो की थी। वो लड़का कहता है ये फूशाओ का न्यू असिस्टेंट है, ये काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, ये अभी अभी ही उसका असिस्टेंट बना है, किसी को ढूंढो वो शाओ इसका पीछा करने के लिए और देखो कि ये आखिर क्या करता है। उसका फ्रेंड कहता है जी। नेक्स्ट सीन में हमें डीएन कंपनी का सीन दिखाया जाता है। रिमू और फूशाओ फोटो स्टूडियो में जाते हैं। कुछ लोग उषा को देखकर डरे हुए थे और लड़कियां उषा को देखकर काफी ज्यादा ही खुश थी। रिमू फोटो स्टूडियो को देख रहा था और अपने मन में कहता है वाओ क्या यही फोटो स्टूडियो है, मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ। तभी विलियम कहता है ओ उषा तुम यहाँ पर कभी कभार ही आते हो, मुझे तो लगता है कि तुम मुझे भूल ही गए हो। और विलियम के पीछे काफी ज्यादा ही लड़कियां थी। वो शाओ उन लड़कियों को देखकर चौंक जाता है। वो लड़कियां वो शाओ को घेर लेती हैं। रिन्मू उनकी ओर देखकर अपने मन में कहता है आखिर ये सीन मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्या मुझे डेजा वू हो रहा है। तभी विलियम रिन्मू को देखता है और कहता है ओ बेटा रिन्मू तुम भी यहाँ पर हो। और विलियम रिन्मू के पास जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कुछ दिनों से देखा नहीं है, तुम अभी भी काफी ज्यादा ही क्यूट हो। रिन्मू हंसते हुए कहता है तुम भी विलियम काफी ज्यादा क्यूट हो, मेरा मतलब है तुम काफी ज्यादा ही अभी भी हैंडसम हो। नहीं नहीं मेरा मतलब है तुम काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो। और विलियम बस रिन्मू की ओर ही देखे जा रहा था और उषा की ओर देखकर रिन्मू के कान में कहता है उषाओ हमेशा ही दूसरे लोगों को डरा देता है अपनी तीखी जबान से,
पर अभी भी काफी सारे लोग उसे पसंद करते हैं। पर शाओ का गुस्सा सच में काफी ज्यादा ही खराब है। हो विलियम कहता है मेरा मतलब है वो शाओ काफी ज्यादा ही अट्रैक्टिव है। ये सुनकर रिनमू अपने मन में कहता है ये टॉपिक चेंज कर रहा है। विलियम लड़कियों को कहता है ठीक है लेडीज चलिए अब काम का टाइम आ चुका है। रिनमू उसे देखते हुए अपने मन में कहता है मेरे ख्याल से जो सुंदरता है वो देखने वाले की आंखों में होती है। मुझे लगता है कि विलियम और फूशाओ का अफेयर चल रहा है। पर जब वो एक दूसरे से अभी मिले उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने बस काम की ही बातें की। क्या ये सीक्रेट ऑफिस में से? तभी रिनमू को पीछे से कोई देख रहा था। ये रिनमू को भी सेंस हो जाता है। रिनमू पीछे मुड़कर देखता है पर पीछे कोई भी नहीं था। रिनमू अपने मन में कहता है मुझे अभी अभी ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई मुझे देख रहा है। और रिनमू आगे की ओर बढ़ जाता है। हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो रिनमू के ऊपर नजर रख रहा था। और यहीं पर हमारा चैप्टर 16 भी एंड हो जाता है। चैप्टर 17 के स्टार्टिंग में फोटो शूटिंग हो रही थी और फोटोग्राफर कहता है ठीक है चलिए अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। रिनमू वहाँ पर खड़ा अपने मन में कह रहा था आज सुबह से ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। इस वजह से मैं अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। पर मुझे किसी पर भी शक नहीं जा रहा है कि वो मुझे देख रहा है। रिनमू इन हुई को याद कर कर अपने मन में कहता है क्या मेरे साथ दोबारा से वही सब होने वाला है? तभी रिनमू के पास एक लड़का आता है और कहता है क्या तुम एक इंटर्न हो? मेरी हेल्प को उन बॉक्सेस को यहाँ पर रह के आने में। रिनमू कहता है ठीक है। तभी रिनमू अपने मन में कहता है एक सेकंड मैं कोई इंटर्न नहीं हूँ आखिर क्यों मैं वो बॉक्सेस उठाऊं? रिनमू उस काम के लिए मना करने ही जा रहा था पर वो देखता है कि वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका है। रिनमू ये देखकर अपने मन में कहता है वो काफी छेती ही यहाँ से गायब हो गया। रिनमू उन बॉक्सेस को उठाने लग जाता है और अपने मन में कहता है मैंने इस काम के लिए पहले हाँ कर दी थी और इसलिए मुझे ये काम कर लेना चाहिए अब। हाँ पर मुझे काफी ज्यादा ही अजीब लग रहा है। क्या अभी अभी मैंने किसी को देखा? और रिनमू इधर उधर देख ही रहा था तभी उसका हाथ एक लाइट पर लग जाता है जिस वजह से वो लाइट फू शाओ के ऊपर गिरने ही जा रही थी। यह देखकर रिनमू डर जाता है और रिनमू चिल्लाता है डॉक्टर फू शाओ रिनमू की ओर देखता है और वो एकदम से घबरा जाता है। तभी रिनमू उसे धक्का दे देता है और कहता है ध्यान से। और रिनमू का सिर फू शाओ की नाक पर लगता है और फू शाओ के ऊपर रिनमू गिर गया था और रिनमू को लग रहा था कि वो लाइट उसके ऊपर ही गिरने वाली है। पर जैसे ही रिनमू अपनी आंखें खोलकर देखता है कि वो लाइट किसी तार के साथ अटैच थी। ये देखकर रिनमू चौंक जाता है और उन दोनों को ऐसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग अपने मन में कहते हैं ये किस टाइप का पोस्टर है? रिनमू खड़ा होता है और कहता है डॉक्टर फू क्या आप ठीक हैं? फू शाओ कहता है मेरी नाक दर्द कर रही है। और रिनमू चौंक जाता है और कहता है डॉक्टर फू आपकी नाक से खून निकल रहा है। फू शाओ खून को देखता है और वो काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। ये देखकर रिनमू कहता है डॉक्टर फू क्या आप ठीक हैं? और एकदम से ही फू शाओ बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब लोग फू शाओ के लिए काफी ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। और यहीं पर चैप्टर 17 एंड होता है और चैप्टर 18 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 18 के स्टार्टिंग में फू शाओ रिनमू के गोद में लेटा हुआ था
और फूशाओ अपनी आंखें खोलता है कि वो देखता है कि रिन्मू बैठे बैठे ही सो रहा है। पर सोते हुए भी रिन्मू फूशाओ को हवा दे रहा था। फूशाओ ये देखकर चौंक जाता है। तभी रिन्मू भी उठ जाता है और फूशाओ को उठा देखकर खुशी से कहता है, डॉक्टर फू आप उठ गए। फूशाओ कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? नहीं, एक सेकेंड, मैं माय गॉड में क्यों सो रहा था? रिन्मू कहता है, डॉक्टर फू आप मेरी वजह से बेहोश हुए थे। इससे मुझे डर था कि आपको मुश्किल आएगी ऐसे ही लेटने में, तो मैंने अपनी गॉड का इस्तेमाल आपके पीलों की तरह किया। पर असलियत में तो विलियम ने ही फूशाओ को मारने के लिए रिन्मू को दिया था। और उस वक्त विलियम कह रहा था रिन्मू को, रिन्मू अब मैं फूशाओ को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। प्लीज फूशाओ का अच्छे से ध्यान रखना। ये सब याद कहकर रिन्मू अपने मन में कहता है, अगर वो सब ना हुआ होता तो ये बेहोश ना होता। तभी फूशाओ को भी सब कुछ याद आ जाता है। हाँ, वो काफी ज्यादा ही चौंक जाता है और झट से खड़ा होता है और कहता है, कितने लोगों ने देखा? रिन्मू कहता है, क्या? फूशाओ कहता है, मुझे बेहोश होते हुए कितने लोगों ने देखा? ये सुनकर रिन्मू चौंक जाता है और कहता है, सब लोगों ने ही देखा आपको बेहोश होते हुए। ये सुनकर फूशाओ काफी ज्यादा ही उदास हो जाता है। फूशाओ को ऐसे देखकर रिन्मू खड़ा होता है और कहता है, डॉक्टर फू ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक नेचुरल रिएक्शन था। फूशाओ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और फूशाओ रिन्मू को घूर कर देखता है। रिन्मू कहता है, मुझे प्लीज आज के लिए माफ कर देना। डॉक्टर फू कैसा रहेगा कि मैं आपको डिनर करा दूं? ये सुनकर फूशाओ कहता है, आखिर मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए टाइम कहाँ से निकालूंगा? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ, तो फिर तुम्हें मुझे इसी वक्त ही लेकर जाना होगा। नेक्स्ट सीन में फूशाओ और रिन्मू एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और फूशाओ ऑर्डर कर रहा था खाना। फूशाओ कहता है, प्लीज हॉट और रेड वाइन की बोतल्स भी लेकर आना। ये सुनकर रिन्मू कहता है, क्या आप ड्रिंक करने वाले हो? फूशाओ कहता है, हाँ मैं ड्रिंक करूँगा, बाद में मेरा ड्राइवर मुझे ले जाएगा। ये सुनकर रिन्मू कहता है, तो ठीक है मैं भी थोड़ी सी ड्रिंक करूँगा। और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। रिन्मू एक वाइन का ग्लास पीकर नीचे रखता है और लौटते हुए कहता है, डॉक्टर फू ये सब कुछ आपके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। सच में डॉक्टर फू? यह सुनकर फूशाओ अपने मन में कहता है, आज का सूरज उल्टी दिशा से निकला है, इसे अपने बॉस जाने की मेरी मुश्किलें समझा रही है। तभी रिन्मू रोते हुए कहता है, आपका गुस्सा काफी ज्यादा ही बुरा है और आपकी जुबान काफी ज्यादा ही तीखी है। आप दूसरे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। क्या होगा अगर आपको अपने काम के साथ ही फ्यूचर में शादी करनी पड़ी तो आप क्या करेंगे? आपका क्या होगा डॉक्टर फू? ये सुनकर वहाँ पर बैठे सब लोग फूशाओ की ओर देखकर हंसने लग जाते हैं और फूशाओ शर्म के मारे अपना सिर पकड़ लेता है और गुस्से से अपने मन में कहता है, जाने की यह मेरे बारे में ये सब सोचता है। और फूशाओ वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पे मन में कहता है, यहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक है, मुझे यहाँ से जल्दी से जाना होगा। पर रिन्मू फूशाओ को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, कौन जानता है डॉक्टर फू आपका फ्यूचर में क्या होगा? मुझे आपके लिए काफी ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। फूशाओ अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे इसे ड्रिंक करने देना ही नहीं चाहिए था। फूशाओ रिन्मू को पकड़ लेता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों रेस्टोरेंट के गेट पर खड़े हुए थे। फूशाओ
ड्राइवर को फोन करता है और कहता है, हेलो री, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आओ और मुझे ले जाओ। तभी रिनमू भी उठ जाता है और वो फूशाओ की ओर देखता है। तभी फूशाओ भी नोटिस कर लेता है कि रिनमू उठ गया है और उसे ही देख रहा है। और फूशाओ फोन पर कहता है, ओ ठीक है, जल्दी आना। तभी रिनमू फूशाओ के गले लग जाता है। ये देखकर फूशाओ ब्रश हो जाता है और चौंक भी जाता है। रिनमू कहता है, गॉडेस तुम यहाँ पर कैसे आई? फूशाओ ये सुनकर चौंक जाता है। और यहीं पर वहाँ चैप्टर 80 भी एंड हो जाता है। 19 की स्टार्टिंग में रिनमू फूशाओ के गले लगा हुआ था और फूशाओ अपने मन में कहता है, क्या इसने मुझे पहचान लिया? और फूशाओ रिनमू को अपने से दूर करने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं तुमसे गलती हुई है, मैं वो नहीं हूँ। पर रिनमू फूशाओ के पास सुन ही नहीं रहा था, वो बस उसकी ओर देखे जा रहा था। फूशाओ कहता है, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? तभी रिनमू फूशाओ के काफी ज्यादा करीब जाता है और कहता है, गॉडेस। और फूशाओ के कान के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर फूशाओ काफी ज्यादा बेहोश हो जाता है और खुश भी। और फूशाओ रिनमू को गले लगा लेता है और कहता है, क्या तुमने अभी अभी क्या कहा? पर रिनमू कुछ भी नहीं कहता। इसलिए फूशाओ रिनमू की ओर देखता है और वो देखता है कि रिनमू सो चुका है। ये देखकर फूशाओ को गुस्सा आता है। पर रिनमू फूशाओ के शोल्डर पर आराम से सो रहा था। ये देखकर फूशाओ अपना गुस्सा शांत करता है और रिनमू का गले लगाकर उसे आराम से सोने देता है। फूशाओ ब्रश भी कर रहा था काफी ज्यादा। फूशाओ रिनमू में ही खोया हुआ था। तभी उसका ड्राइवर आ जाता है और कहता है, डॉक्टर फू मुझे माफ करना, आपको मेरा यहाँ पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। अपने ड्राइवर की आवाज सुनकर फूशाओ चौंक जाता है। वो ड्राइवर उन दोनों को ऐसे देखकर और धीरे से कहता है फूशाओ को, क्या सिस्टर रिनमू ड्रंक है? फूशाओ ड्राइवर को चुप रहने का इशारा करता है। ड्राइवर कहता है, डॉक्टर फू आपका चेहरा इतना जरा राय क्यों है? फूशाओ कहता है, वो मैंने भी थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। वो ड्राइवर कहता है, डॉक्टर फू आप मुझे सिस्टर रिनमू को दे दीजिए, मैं उसे संभाल लेता हूँ। फूशाओ कहता है, नहीं रहने दो, मैं ये कर लूँगा। फूशाओ रिनमू को कार के अंदर बैठा देता है और उसे उठाते हुए कहता है, हे अब उठ जाओ, मुझे अपना एड्रेस बताओ। तभी रिनमू अपने आप से फूशाओ का हाथ दूर हटाता है और कहता है, डेविल मुझे काम नहीं करना है, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। रिनमू ये कहकर दीवार से फूशाओ के कंधे पर आराम से सो जाता है। और फूशाओ को रिनमू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ड्राइवर काफी ज्यादा डर चुका था। और अपने मन में ड्राइवर कहता है, डॉक्टर फू का गुस्सा काफी ज्यादा ही खराब है, इस वक्त शायद वो रिनमू को कार से उठाकर फेंक देंगे। ड्राइवर डरते हुए फूशाओ को कहता है, डॉक्टर फू अब मैं क्या करूं? फूशाओ रिनमू की ओर देखता है और कहता है, इसके घर जाने को रहने दो, सीधा मेरे घर पे चलो अब। ड्राइवर कहता है, ओके। तभी फूशाओ कहता है, आराम से कार चलाओ। ये सुनकर ड्राइवर अपने मन में कहता है, डॉक्टर फू का गुस्सा काफी ज्यादा ही बुरा है, पर वो रिनमू के साथ काफी ज्यादा ही अच्छे हैं। और ड्राइवर फूशाओ को कहता है, ठीक है डॉक्टर फू। हाँ यहीं पर चैप्टर 19 एंड होता है और चैप्टर 20 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 20 की स्टार्टिंग में फूशाओ रिनमू को बेड के ऊपर लिटा देता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने कभी ये सब सोचा भी नहीं था,
असल में तो हमेशा असिस्टेंट ही अपने बॉस की टेक केयर करता है, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और रिन्मू आराम से घराटे रहते हुए सो रहा था। पूषा को गुस्सा आ रहा था रिन्मू को ऐसे देखकर। तभी ड्राइवर कहता है, डॉक्टर फू अब मैं जा रहा हूँ। पूषा कहता है ठीक है, और ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पूषा नहाकर आ गया था और पूषा पे मन में कह रहा था अब मुझे भी जाकर सो जाना चाहिए। पूषा जैसे ही कमरे में जाता है वो डर जाता है, क्योंकि कमरे में अंधेरा था और रिन्मू उठकर बैठा हुआ था। पूषा रात जगाता है, वो देखता है कि वो रिन्मू है, और पूषा अपने मन में कहता है ये लड़का एकदम से बैठ क्यों गया। रिन्मू बस पूषा क्यों ही देखे जा रहा था। पूषा डरते हुए उसके पास बैठता है और उसके करीब जाकर कहता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। रिन्मू हंसते हुए कहता है हाँ तुम गॉडेस हो। ये सुनकर पूषा अपने मन में कहता है क्या इसने मुझे सच में पहचान लिया। तभी रिन्मू पूषा को अपने पास आने का इशारा करता है। ये देखकर पूषा चौंक जाता है, पर पूषा रिन्मू के पास चला जाता है। रिन्मू धीरे से पूषा के कान में कहता है गॉडेस तुम्हें पता है जो हमारे डायरेक्टर फू है ना, वो काफी ज्यादा ही बेचारे हैं, उनका गुस्सा काफी ज्यादा ही खराब है। ये सुनकर पूषा अपने मन में कहता है ये लड़का फिर से शुरू हो गया। पूषा चैन की सांस लेता है और कहता है ऐसा लगता है कि जैसे कि इसे एहसास नहीं हुआ कि मैं ही शाओ शाओ हूँ। इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसे ये मुझे गॉडेस समझ रहा है। मेरे ख्याल से इस वक्त इसका सो जाना ही बेटर रहेगा। हाँ पूषा रिन्मू को लिटाता है और उसको कंबल उड़ाता है, पर तभी रिन्मू पूषा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचकर लटा लेता है और आराम से सोने लगता है फिर दोबारा से। ये सब देखकर पूषा काफी ज्यादा ही चौंक जाता है और ब्रश करते हुए अपने मन में कहता है ये आखिर मेरे साथ क्या करना क्या चाहता है। इस वक्त इसने कुछ ज्यादा ही पी हुई है और मैं ही इस वक्त अपने होश में हूँ। अगर मैंने इसके साथ कुछ किया तो मैं ही कर्ट होऊंगा। पूषा रिन्मू से दूर हटने की कोशिश करता है, पर रिन्मू कस कर पूषा को अपने गले लगा लेता है। पूषा अपने मन में कहता है आखिर ये लड़का सोते हुए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है। तभी रिन्मू सोते हुए कहता है गुड कुकिंग। ये सुनकर पूषा को गुस्सा आता है। पूषा झट से खड़ा होता है और गुस्से से रिन्मू को देखते हुए अपने मन में कहता है क्या क्विंग क्विंग, इसने इस बार मुझे फिर से कर्ट समझ लिया है। रिन्मू सोते हुए क्विंग को ही ढूंढ रहा था। ये देखकर पूषा को गुस्सा आता है। पूषा रिन्मू की ओर देखकर डेविड सुमारी करता है और पूषा ने रिन्मू को रस्सियों में बांध दिया था और पूषा आप आराम से सोने लगता है, पर रिन्मू को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ऑक्टोपस ने पकड़ लिया है। और यहीं पर मेरा चैप्टर 20 भी एंड हो जाता है।